चलिए एक सफर पर चलते हैं, आज से 5 करोड़ साल पहले के भारत में। जरा सोचिए, उस वक्त यहाँ ना कोई शहर था, ना खेत और ना ही कोई सभ्यता। बस जमीन का एक अकेला वीरान टुकड़ा जो अफ्रीका से टूटकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। लेकिन इसी जमीन पर हमारे इतिहास में किसी ने पहला कदम रखा। आइए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो थे कौन। देखिए, वो हड़प्पा के लोग तो बिल्कुल नहीं थे और ना ही वो वैदिक ऋषि थे। वो तो हमसे बहुत बहुत पहले आए थे। तो फिर वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और क्या हम उन्हें ही भारत के पहले इंसान कह सकते हैं? ये कहानी कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि लाखों सालों में फैली हुई है। हिमालय के बनने से लेकर पहले इंसानों के आने तक, फिर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट से गुजरते हुए हमारे यानी आधुनिक इंसानों के पूर्वजों के आगमन तक, और फिर दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक के जन्म तक। ये सच में एक अविश्वसनीय सफर है। तो मिलिए भारत के पहले मालिकों से। और नहीं, ये हम यानी होमो सेपियंस नहीं थे। ये एक बिल्कुल अलग मानव प्रजाति थी, होमो इरेक्टस। वो जबरदस्त शिकारी थे, घुमंतू थे, और उन्होंने इस धरती पर 10 लाख से भी ज्यादा सालों तक राज किया। सोचिए कितना लंबा वक्त है ये। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिला मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में, जहां 1982 में एक इंसान की खोपड़ी का टुकड़ा खोजा गया। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया नर्मदा मानव। और उनका सबसे बड़ा हथियार ये था हैंड एक्स, एक भारी भरकम पत्थर का औजार, जिससे वो उस जमाने के विशाल हाथियों और दरियाई घोड़ों तक का शिकार कर लेते थे। अब जो चीज वाकई में हैरान करती है वो ये है कि वे हमसे कितने अलग थे। उनका माथा छोटा था, मतलब दिमाग कम विकसित था। शरीर किसी आज की एथलीट जैसा भारी भरकम था, और उनके पास हमारी तरह बोलने के लिए कोई जटिल भाषा नहीं थी। वो बस इशारों और कुछ आवाजों से ही आपस में बात करते थे। लाखों सालों तक नर्मदा मानव का राज चला। ऐसा लग रहा था मानो उनका वंश कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हजारों मील दूर कुदरत एक ऐसी तबाही की तैयारी कर रही थी जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए राख में मिलाने वाली थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती का सीना फटने वाला था। टोबा सुपो वोल्केनो नाम का ये राक्षस जागा और मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज शायद 300 किलोमीटर दूर भारत तक भी सुनाई दी होगी। लेकिन असली कहर आवाज नहीं थी। असली कहर था वो जो हवा के साथ आया। आसमान से गिरने लगी सफेद मौत, यानी ज्वालामुखी की राख। पूरे भारत पर लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी राख की चादर बिछ गई, इतनी मोटी कि उसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया। तो ये बेताज बादशाह इस एक मुसीबत से कैसे हार गए, इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उनका भारी शरीर जिसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। जब खाना ही खत्म हो गया तो उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी, उनके पुराने पड़ चुके हथियार। और तीसरी और सबसे अहम वजह, वो भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते थे। वे बस भूख, ठंड और अंधेरे में हमेशा के लिए खो गए। लेकिन ये तबाही एक अंत नहीं थी। ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इस धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। एक ऐसी प्रजाति जिससे आज हम सब जुड़े हैं, होमो सेपियंस, यानी हम। टोबा की मार सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक भी पहुंची थी। जंगल सूख रहे थे। हमारे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वो वहीं रुककर खत्म हो जाते, या फिर एक अनजान सफर पर निकल पड़ते। एक ऐसा सफर जहां शायद मौत हो, लेकिन शायद जिंदगी की एक नई उम्मीद भी। और उन्होंने चलने का फैसला किया। ये सफर एक पीढ़ी का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का था। वो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में नहीं गए, बल्कि समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इसे ही कोस्टल माइग्रेशन या तटीय प्रवास कहते हैं। समंदर ने उन्हें खाना दिया और हजारों साल बाद, लगभग 65,000 साल पहले, वो भारत की दहलीज पर आ पहुंचे। तो वो एक नई दुनिया में कदम तो रख चुके थे, लेकिन ये स्वर्ग नहीं था। यहाँ जिंदा रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इन नए इंसानों ने ना सिर्फ जिंदा रहना सीखा, बल्कि एक नए समाज की नींव भी रखी। तो सवाल यही है कि जो लोग अफ्रीका के खुले मैदानों के आदी थे, वो भारत के घने, अनजान और खतरनाक जंगलों में आखिर जिंदा कैसे रहे?
यहाँ तो हर झाड़ी के पीछे कोई न कोई खतरा छिपा था। और मध्य भारत में कुदरत ने उन्हें अपना सबसे बड़ा तोहफा दिया, भीमबेटका की गुफाएं। ये इंसानियत का पहला किला था। इन गुफाओं ने उन्हें बारिश और खतरनाक जानवरों से बचाया। आग उनकी सिक्योरिटी गार्ड बन गई। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये सीखा कि एकता में ही शक्ति है। लेकिन सिर्फ घर और आग से काम नहीं चलने वाला था। भारत के जानवर बहुत तेज थे और पुराने हथियार यहाँ बेकार थे। तब इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने बनाए माइक्रोलिथ, छोटे ब्लेड जैसे पहने पत्थर। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो दूर से ही तेज रफ्तार जानवरों का शिकार कर सकते थे। जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो दिमाग में एक नई हलचल शुरू हुई। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से गहने बनाए गए। ये पहचान का जन्म था। भीमबेटका की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाए गए। ये कला और शायद जादू की शुरुआत थी। और फिर जब कोई अपना मर जाता तो उसे उसके औजारों और गहनों के साथ दफनाया जाने लगा। ये इस विश्वास का जन्म था कि मौत अंत नहीं है। शिकारी और घुमंतू वाला ये जीवन अब पीछे छूटने वाला था। इंसान के इतिहास में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुफाओं से निकलकर इंसान अब दुनिया के पहले महान शहरों में से एक को बसाने जा रहा था। और ये क्रांति किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक नन्हे से बीज से शुरू हुई। इंसान को ये समझ आ गया कि भोजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसे उगाया भी जा सकता है। शिकारी अब किसान बन चुका था। और जहां इंसान एक जगह बसता है, वहां सभ्यता जन्म लेती है। और फिर जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। जरा सोचकर देखिए, आज से 5000 साल पहले वो लोग शहरी नियोजन के मास्टर थे। उनकी सड़कें एकदम सीधी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। पूरी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट का साइज एक जैसा था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, उनके पास ढकी हुई नालियों और मैनहोल वाला एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम था। ये सचमुच में दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ हड़प्पा में शांति और व्यापार का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदानों में सिनौली जैसी जगहों पर शाही रथ और बड़ी बड़ी तलवारें मिली हैं। ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारे महाकाव्य जैसे कि महाभारत सिर्फ कहानियां हैं, या उनमें इतिहास की कोई सच्ची झलक छिपी है? शायद इसका जवाब अभी भी जमीन के नीचे दफन है।